Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान, पेमेंट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने विनिमय साध्य विलेखों के प्रस्तुतिकरण का अध्ययन किया था। विनिमय साध्य विलेखों का एक तो स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण होता है और जब स्वीकृति के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुतिकरण। तो इस वीडियो में हम विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है या भुगतान करते समय शोधी बैंकर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शोधी बैंकर के क्या दायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य हैं और उन्हें क्या वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, इसका अध्ययन करेंगे। अब जो बैंक होते हैं वह ग्राहक के एजेंट के रूप में उसके चेक, विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा पत्रों का भुगतान करते हैं। यह बैंक का एक दायित्व होता है। बैंकर ये कार्य तब तक करता है जब ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा शेष है, यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। जब तक ग्राहक के विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान को अस्वीकार करने का ठोस कारण न हो, यदि बिना किसी ठोस कारण यदि ग्राहक के विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान को अस्वीकार कर दिया जाता है तो जो ग्राहक को होने वाली क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? शोधी बैंकर या भुगतानकर्ता बैंक या पेमेंट बैंकर जिसे हम कहते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है शोधी बैंकर या भुगतानकर्ता बैंकर के क्या दायित्व हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, उसकी धारा 31 के अंतर्गत चेकों के भुगतान के संबंध में जो बैंकर के दायित्व हैं उसको इस प्रकार स्पष्ट परिभाषित किया गया है। जब चेक के लेखक के खाते में प्रस्तुत चेक के भुगतान हेतु यथेष्ट मात्रा में राशि जमा हो, यानी उसके खाते में पर्याप्त राशि जमा हो और जिसे इस चेक के भुगतान में उपयुक्त प्रकार से काम में ली जा सकती हो, तो बैंक को अपने ग्राहक के चेक का भुगतान अवश्य कर देना चाहिए। भुगतान में त्रुटि करने पर चेक के लेखक को होने वाली क्षति की पूर्ति करनी होगी। तो यह अधिनियम की धारा 31 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि है और उस राशि को उस चेक के भुगतान के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो भुगतान में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर या अस्वीकार करने पर भुगतानकर्ता बैंक लेखक के प्रति उत्तरदायी होगा। जिस प्रकार बैंक पर ग्राहक द्वारा चेक लिखा जाता है और जो चेक का भुगतान करता है उसे हम क्या कहते हैं? शोधी बैंकर या पेई बैंकर। जिस बैंक पर ग्राहक द्वारा चेक लिखा जाता है और जो चेक का भुगतान करता है उसे हम क्या कहते हैं? शोधी बैंकर। जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन है ए और बी। ए का खाता है SBI में, बी का खाता है आपका माना कि PNB में। ए को पेमेंट करना है 10,000 रुपये का, किसको? बी को। ए को भुगतान करना है बी को 10,000 रुपीज़ का। तो ए किस खाते का चेक देगा? ए SBI का देगा, क्योंकि ए का खाता किस बैंक में है? SBI बैंक में है। तो ए SBI बैंक का एक चेक किसको देगा? बी को। तो यहाँ शोधी बैंकर कौन है? SBI बैंक, जो इस चेक का भुगतान करेगा। जब शोधी बैंक द्वारा विलेख का भुगतान कर दिया जाता है, जब शोधी बैंक द्वारा विलेख का भुगतान कर दिया जाता है और वह उस चेक अथवा विलेख के भुगतान के प्रमाण के रूप में अपने पास रखता है और यथोचित कारणों से अस्वीकार कर देता है और कारणों के अलग पत्र पर उल्लेख के साथ लौटा देता है। जब यदि चेक डिसऑनर्ड हो जाता है किसी कारण से तो उस चेक को प्लस उसके साथ एक कारण का प्रमाण पत्र होता है जिसमें टिक किया हुआ होता है किस रीज़न से आपका चेक लौटाया गया है। जैसे खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, चेक पर तारीख सही नहीं है, चेक पर के हस्ताक्षर मिलान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस उसमें होती है। नेक्स्ट है शोधी बैंक अथवा भुगतानकर्ता बैंक को ग्राहक के चेक अथवा विलेख का भुगतान यथाविधि यथोचित व्यक्ति या आहरणकर्ता के आदेशानुसार करना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है तो वास्तविक स्वामी को क्षतिपूर्ति का दायित्व झेलना पड़ेगा। तो भुगतानकर्ता बैंक को जो शोधी बैंकर है उसे भुगतान करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? फर्स्ट है भुगतान की राशि ग्राहक के खाते में नाम नहीं लिख सकता। यदि उन्होंने गलत भुगतान कर दिया है
और उन्होंने चेक, जैसे ग्राहक ने चेक का भुगतान करने के लिए मना किया था और फिर भी यदि चेक का भुगतान हो गया है तो वह भुगतान की राशि अपने ग्राहक के खाते में नाम नहीं लिख सकेगा। नेक्स्ट है जमाओं में कमी से अन्य चेकों का अनादरण होने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। अब ग्राहक ने एक चेक का भुगतान के लिए मना कर दिया था बैंक को कि इस चेक का भुगतान न किया जाए। वो ग्राहक द्वारा, बैंक द्वारा यदि उस चेक का भुगतान कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्राहक के खाते में जो जमा राशि थी वह कम हो जाती है और ग्राहक ने जो अन्य चेक जारी किए थे, उसके बाद जो चेक जारी किए थे उनका भी भुगतान नहीं हो पाता क्योंकि जमा राशि कम हो जाती है। और इस कारण से यदि किसी चेक का अनादरण हो जाता है तो उस अनादरण की क्षतिपूर्ति के लिए भी बैंक उत्तरदायी होता है। अनियमित भुगतान का उत्तरदायी होता है। यदि बैंक अपने ग्राहक के द्वारा रोके गए चेकों का भुगतान कर देता है तो ग्राहक को दोहरी हानि होती है। एक तो ऐसा भुगतान अनियमित माना जाता है और शोधी बैंक भुगतान की राशि के लिए उत्तरदायी होता है। अतः भुगतानकर्ता बैंकर को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शोधी बैंकर के दायित्व ये है कि वे ग्राहक द्वारा लिखे गए ऐसे चेक, अब ये तो वो हो गए दायित्व के उचित प्रारूप में लिखे गए हैं, जिन्हें निर्गमन के बाद न्यायोचित समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिनके भुगतान के लिए बैंक के पास ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि जमा है या ग्राहक को अधिविकर्ष की अनुमति प्राप्त है और जिसके भुगतान पर ग्राहक अथवा सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तो शोधी बैंकर को ऐसे चेकों का भुगतान कर देना चाहिए। इसमें क्या क्या कंडीशन है? उचित प्रारूप में लिखा गया हो, भुगतान के लिए उचित समय में प्रस्तुत किया गया हो, ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि जमा हो, सरकार या ग्राहक द्वारा या किसी अन्य विभाग द्वारा उस चेक के भुगतान पर कोई भी प्रतिबंध न लगाया गया हो। नेक्स्ट है आपका शोधी बैंकर की जोखिमें कि क्या रिस्क रहती है। गलत व्यक्ति को चेक का भुगतान हो जाए। अगर बैंकर चेक का भुगतान गलत व्यक्ति को कर दे, ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक के खाते में उस राशि को नाम नहीं लिख सकता और उसकी हानि उसे स्वयं को उठानी पड़ती है। शोधी बैंकर द्वारा ग्राहक के चेक का यदि गलती से अनादरण हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो उस डिसऑनर्ड होने के कारण उस ग्राहक को जो भी हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति भी शोधी बैंकर को ही करनी होती है। यानी जैसे किसी पार्टी, आपने किसी के परचेज ऑर्डर लिया था, उस ऑर्डर के लिए आप भुगतान कर रहे थे और भुगतान समय पर न होने के कारण यदि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आपकी गुडविल खराब होती है, तो इस जो भी हानि होती है उसके लिए बैंकर उत्तरदायी होते हैं। शोधी बैंक द्वारा अनादरित चेक को तुरंत संग्राहक बैंक को वापस नहीं करने पर, संग्राहक देखो दो बैंक है, शोधी बैंकर और संग्राहक बैंक, कलेक्टिंग बैंक। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि दो पर्सन है ए और बी, ए का खाता SBI में है, बी का खाता है PNB में। ए ने बी को चेक दिया 10,000 रुपये का, बी यानी SBI तो हो गया आपका शोधी बैंकर और जो PNB है वो क्या है? कलेक्टिंग बैंक, संग्राहक बैंक। वो क्या कर रहा है? बी उसका खातेदार है, बी उसका ग्राहक है, तो वो बी के एजेंट के रूप में ए से पेमेंट कलेक्ट करेगा। तो यहाँ समझ में आया आपको कि SBI है शोधी बैंक, भुगतानकर्ता बैंक, और PNB है संग्राहक बैंक। नहीं करने पर, अब जैसे चेक अनादरित हो गया किसी भी कारण से, तो पुनः उस चेक का जो कारण है अनादरित होने का, उसके साथ संग्राहक बैंक को पुनः वापस लौटाना होता है। और यदि नहीं लौटाया जाता है तो भी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी शोधी बैंक को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका शोधी बैंकर या भुगतानकर्ता बैंकर को क्या वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। फर्स्ट है रेखांकित चेक का भुगतान। अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत शोधी बैंकर को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। उसमें क्या लिखा गया? धारा 128 के अनुसार जब किसी बैंकर ने उस पर लिखे रेखांकित चेक का यथाविधि भुगतान कर दिया है तो शोधी बैंकर तथा इसके लेखक उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे जो वास्तविक स्वामी को भुगतान करने पर उपलब्ध होते हैं। यानी उसने रेखांकित चेक का यदि सही तरह से भुगतान कर दिया है तो उसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अब वैधानिक संरक्षण प्राप्त करने की इसमें आपको 2 शर्तें दी हुई है। पहला, भुगतान रेखांकित चेक का हो और भुगतान यथाविधि किया गया हो। भुगतान रेखांकित चेक के संदर्भ में क्या कहा गया है? यदि शोधी बैंकर ने ग्राहक के आदेशों का पालन किया है और रेखांकित चेक का यदि यथाविधि भुगतान किया है तो वह अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है।
किंतु यदि शोधी बैंकर ऐसे रेखांकित चेक का भुगतान कर देता है जिस पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हो, या तारीख में परिवर्तन किया गया हो, राशि में परिवर्तन किया गया हो, या अनियमित उसका पृष्ठांकन है और जाली हस्ताक्षर है, तो ऐसी बैंकर द्वारा की गई लापरवाही के कारण उसे धारा 128 के अंदर संरक्षण प्राप्त नहीं होता। धारा 128 में उसे ये संरक्षण प्राप्त होता है कि यदि वह जो रेखांकित चेक के क्रॉस चेक उसका भुगतान उपयुक्त तरीके से और यथाविधि करता है तो वह अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। यथाविधि भुगतान धारा 10 के अंतर्गत यथाविधि भुगतान का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है। यथाविधि भुगतान का आशय ऐसे भुगतान से है जो विलेख की स्पष्ट अवधि के अनुसार विलेख पर अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सद्विश्वास तथा बिना लापरवाही के ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जिसमें यह संदेह उत्पन्न न हो कि व्यक्ति विलेख का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यथाविधि धारक कौन होता है? जिसने मूल्य के प्रतिफल के बदले और सद्विश्वास से प्राप्त किया है और बैंकर भी उसे यथाविधि भुगतान मानकर ही भुगतान करता है, तो बैंकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। लेकिन यथाविधि भुगतान में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट होना जरूरी है। फर्स्ट, भुगतान के विलेख की स्पष्ट अवधि होनी चाहिए, अर्थात किसी भी शोधी बैंक द्वारा विलेख का भुगतान उसकी निर्धारित अवधि में होना चाहिए। अभी जैसे हमारे चेकों की अवधि क्या है? 3 माह है और उत्तर तिथि चेक का भुगतान कर देता है, यानी बाद वाले मतलब तिथि निकल जाने के बाद या तिथि से पहले, तो वह यथाविधि भुगतान नहीं माना जाता। भुगतान बिना लापरवाही के किया गया होना चाहिए। भुगतान करते समय पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, विलेख का भुगतान सद्विश्वास से किया गया हो। शोधी बैंक भुगतान करते समय ये सद्विश्वास करता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता और वह भुगतान यथाविधि करेगा। यदि उसे किंचित मात्र भी, यदि बैंकर को लगता है कि हाँ इतनी बड़ी राशि इसके खाते में पहले कभी जमा नहीं हुई तो अब कैसे हो रही है, या हस्ताक्षर के संबंध में या किंचित मात्र भी संकेत है, अगर उसे संदेह होता है तो उन्हें पूरी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, भुगतान वास्तविक स्वामी को किया गया हो। यदि रेखांकित चेक का भुगतान किसी व्यक्ति के आदेश पर देय है तो उस व्यक्ति द्वारा उस चेक पर पृष्ठांकन नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में विलेख पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति यथाविधि भुगतान के लिए वास्तविक स्वामी नहीं माना जा सकता। अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किया गया भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं कहा जा सकता। इसमें क्या गया? यदि रेखांकित चेक का भुगतान किसी व्यक्ति के आदेश पर देय है और उस व्यक्ति द्वारा उस चेक पर पृष्ठांकन ही नहीं किया गया हो, उस व्यक्ति किसी व्यक्ति के आदेश पर दे भुगतान कि वो किसी को आदेशित करेगा, नाम लिख के आदेश देगा किसी को भुगतान करने का, और आदेश नहीं किया गया है, तो जो उसका वास्तविक स्वामी है वो यथाविधि धारक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, रेखांकित चेक का भुगतान बैंक खिड़की पर नहीं किया जा सकता। हमने जो रेखांकन का वीडियो अध्ययन किया था रेखांकन वाले चैप्टर का, तो रेखांकन का आशय यही होता है कि चेक को रेखांकित करने से चेक का भुगतान नकद खिड़की पर न होकर खाते में जमा के माध्यम से होता है। तो रेखांकित चेक का भुगतान बैंक खिड़की पर नहीं किया जा सकता, और यदि बैंक ऐसा करता है तो वह उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। अतः धारा 28 के अनुसार वैधानिक संरक्षण तभी मिलता है जबकि रेखांकित चेक का भुगतान शोधी बैंकर द्वारा बैंक खिड़की पर नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है, आदेशानुसार चेक का भुगतान। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 85(1) के अंतर्गत शोधी बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यदि शोधी बैंक किसी ऑर्डर चेक है पर आदाता अथवा आदाता की ओर से नियमित पृष्ठांकन किया जाना प्रतीत हो, तो ऐसे अदिष्ट चेक का यथाविधि भुगतान हो जाने पर शोधी बैंकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, चाहे ऐसे चेक का पृष्ठांकन जाली ही क्यों न हो। वाहक चेक का भुगतान, पेमेंट ऑफ बियरर चेक। देखो, एक तो रेखांकित चेक के भुगतान के संबंध में हमने संरक्षण पढ़ा, फिर आदेश जो चेक है ऑर्डर चेक, वाहक चेक यानी जो भी उस चेक का धारक होगा, यानी जो उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत कर देगा, उसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा होता। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 85(2) के अनुसार वाहक चेक के भुगतान पर शोधी बैंकर को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है। धारा 85(2) के अनुसार यदि किसी चेक का निर्गमन वाहक चेक के रूप में किया जाता है तो उसके वाहक को यथाविधि भुगतान कर देने पर शोधी बैंकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, चाहे इस प्रकार के चेक पर सामान्य या विशिष्ट पृष्ठांकन किए गए हों।
उदाहरणतः यदि ऐसा चेक चुरा लिया गया और बैंक ऐसी चोरी की जानकारी के बिना उस चेक का भुगतान कर देता है तो भी धारा 85(2) के अनुसार शोधी बैंकर अपने दायित्व से मुक्त माना जाता है, क्योंकि उसने क्या माना था कि यथाविधि भुगतान किया, उसने किंचित मात्र भी संदेह नहीं था। ये तो थे शोधी बैंक को क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। अब नेक्स्ट है आपका शोधी बैंक द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां कि शोधी बैंक को भुगतान करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट है चेक मुद्रित एवं उपयुक्त प्रारूप में होना चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक बैंक की एक प्रिंटेड चेक बुक होती है, उसमें उसके अकाउंट नंबर और सारी डिटेल प्रिंट होती है। यदि और विनिमय साध्य विलेख में जो हमारे विनिमय साध्य विलेखों का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली चेक छपे हुए और निश्चित प्रारूप में होते हैं। चेक के फॉर्म मुद्रित होने पर उसमें उसे काउंटर फॉइल संदर्भ के लिए काम में लेते हैं। उस पर नंबर छपे रहने से ग्राहक को किसी चेक का भुगतान रोकने में केवल चेक नंबर लिखने से ही काम चल जाता है। फिर है चेक शोधी बैंक की उसी ब्रांच के नाम होना चाहिए, क्योंकि दूसरी ब्रांच के नाम का पास करना नियमानुसार नहीं होने से भुगतान करने से मना किया जा सकता है। यानी आपका खाता जिस बैंक ब्रांच में है आप उसी बैंक ब्रांच का चेक इशू करेंगे। चेक की तारीख वर्तमान में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 महीने के लिए चेक वैलिड होता है। उसके बाद वह चेक स्टेल चेक या बासी चेक कहलाता है। ये देखिए इसमें ये पुराना है तो इसमें 6 मंथ लिखा हुआ है। चेक की तारीख देखकर भुगतान करना चाहिए, क्योंकि चेक की तारीख से 3 महीने से अधिक पुरानी तारीख का चेक भुगतान योग्य नहीं होता है। भारत में ऐसे चेक को स्टील चेक कहते हैं और चेक का लेखक यदि अगर वह कालतिरोहित हो जाता है चेक तो उस पर वापस पुनः डेट डालकर हस्ताक्षर करने से उसे भुगतान योग्य बनाया जा सकता है। यदि आगे की तारीख का चेक दिया गया है पोस्ट डेटेड तो वह उसका पहले की तारीख में भुगतान योग्य नहीं है। न तो हम कालतिरोहित चेक का भुगतान कर सकते हैं न उत्तर तिथि यानी पोस्ट डेटेड चेक का। नेक्स्ट है चेक की राशि। चेक की राशि अंकों व शब्दों दोनों में एक सी होनी चाहिए। यदि दोनों में अंतर है तो बैंक भुगतान के लिए चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। आपने देखा होगा चेक में हमें 2 जगह अमाउंट डालना होता है, इन वर्ड्स और इन अमाउंट। तो आपके जो अंकों की राशि और शब्दों की राशि दोनों सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा शेष हो, क्रेडिट बैलेंस हो, आपके खाते में पर्याप्त जमा शेष हो। शोधी बैंकर द्वारा ग्राहक के चेक का भुगतान करते समय यह सावधानी भी बरतनी चाहिए कि ग्राहक के चेक के भुगतान के लिए ग्राहक के खाते में पर्याप्त शेष हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कि ग्राहक के खाते में 500 रुपये शेष है, जबकि यदि भुगतान 1000 रुपये का है तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है, उसे वैधानिक अधिकार है। चेक का भुगतान समय क्रम के अनुसार होना चाहिए। शोधी बैंकर को चेक का भुगतान उसी क्रम में करना चाहिए जिस क्रम में वे प्राप्त होते हैं। अगर कोई चेक डाक से अथवा समाशोधन केंद्र से एक साथ प्राप्त होते हैं तो ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि हो तो सभी का भुगतान संभव हो जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि सभी का भुगतान संभव नहीं है तो बैंकर कोई भी निर्णय लेने का अधिकारी है। फर्स्ट है पर्याप्त राशि शेष न होने पर सभी चेकों का अनादरण कर दे। ये बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक क्या निर्णय ले। बैंक या तो सभी चेकों का भुगतान करने से मना कर दे, ग्राहक के खाते में जब तक बैलेंस रहे तब तक अधिकाधिक राशि के चेकों का भुगतान कर देना चाहिए। आयकर अथवा कर अधिकारियों और सरकार के चेकों का भुगतान प्राथमिकता से करना चाहिए। नेक्स्ट है आहरणकर्ता ग्राहक के हस्ताक्षर उसके नमूने के हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। जब भी हम चेक जारी करते हैं तो जो हम उस पर सिग्नेचर करते हैं वही सिग्नेचर जो हमारे अकाउंट में सिग्नेचर है दोनों से बिल्कुल मेल होने चाहिए। यदि उनमें अंतर है तो बैंक चेक का भुगतान करने से उसे वैधानिक अधिकार है कि वह उसका भुगतान करने से मना कर सकता है। जाली हस्ताक्षरों में बैंक का दायित्व है, अतः सावधानी जरूरी है। और यदि जाली थे और बैंक भुगतान कर देता है तो बैंकर पे दायित्व उत्पन्न होता है। चेक पर की गई काट पीट या परिवर्तन पर आहरणकर्ता के हस्ताक्षरों द्वारा पुष्टि चाहिए। यदि हम चेक में कोई भी परिवर्तन करते हैं, राशि में, नाम पे, यदि हम चेक पे कोई भी काम, तो आपने देखा होगा वहाँ पे वापस इनिशियल करने होते हैं, अपने सिग्नेचर करने होते हैं, तो उसकी पुष्टि की जानी अनिवार्य है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक भुगतान करने से मना कर सकता है।
चेकों का भुगतान बैंक की कार्यविधि में ही किया जाना चाहिए। जो बैंक के व्यावसायिक कार्य घंटे हैं, जैसे वर्तमान में भी 10 से 4 बैंक का कार्यविधि समय है, तो इस समयावधि के बाद प्रस्तुत किए गए चेकों का भुगतान करने को शोधी बैंक बाध्य नहीं है। तो इस वीडियो में हमने विनिमय साध्य विलेख के भुगतान के संबंध में शोधी बैंकर को क्या संरक्षण प्राप्त है या उनके क्या दायित्व हैं और शोधी बैंकर द्वारा क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।